प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस न्यूचर विवाद में मनोविज्ञान क्या कहता है? केवल प्राकृतिक वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, केवल पोषण यानी कि वातावरण और पालन पोषण ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रकृति या पोषण दोनों मिलकर विकास को आकार देते हैं, या ये क्या है, ये विवादित प्रसंग है, यानी दोनों अपने अपने स्थान पर उचित हैं, ठीक है, और इसके लिए विवाद चलता रहता है। तो हम कहेंगे प्रकृति और पोषण दोनों मिलकर क्या करते हैं, विकास को आकार देते हैं, ठीक है, कि आपको जैसा पोषण मिलता है, ठीक है, आपके आसपास की जैसी नेचर प्रकृति है, वो आपके विकास को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 57, आत्म अवधारणा की बात करेंगे। आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास किस प्रकार होता है? केवल शारीरिक विकास से, सामाजिक अनुभवों, दूसरों की प्रतिक्रियाओं और आत्म मूल्यांकन से, केवल शैक्षिक उपलब्धियों से, जन्म से ही तय हो जाती है? तो हम कहेंगे आत्म अवधारणा और सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो विकास है वो सामाजिक अनुभव और दूसरों की प्रतिक्रियाओं और आत्म मूल्यांकन से होता है, ठीक है, कि सामाजिक अनुभव से होता है, दूसरे जो व्यवहार आपके साथ करते हैं उस पर भी होता है, और आप अपने आप को कैसा समझते हैं उस आधार पर भी आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, मूल्यांकित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है? ठीक है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। यह व्यक्ति को सामाजिक संबंधों में तनाव और प्रबंध और निर्णय लेने में मदद करती है। यह केवल शैक्षिक सफलता से जुड़ी है, यह केवल पूर्ण अवस्था में विकसित होती है। यह व्यक्ति को सामाजिक संबंधों में तनाव प्रबंध में और निर्णय लेने में क्या करती है, मदद करती है। तो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता क्या करती है, इमोशनल इंटेलिजेंट, कि वो आपको क्या करेगी, व्यक्ति को समाज के संबंध के साथ कैसे रहना चाहिए, ठीक है, उसमें तनाव है तो उस तनाव को कैसे दूर करना चाहिए। जैसे आपके जो भी इमोशनली आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, आपके जितने भी मित्र हो सकते हैं, ठीक है, परिवार के लोग, समाज के लोग हो सकते हैं, तो कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उनके साथ जो भी आपके संबंध हैं, तो ये क्या हो गए, सामाजिक संबंध हो गए। तनाव यानी हो सकता है कि कोई मतभेद आपका उनके साथ हो गया हो, और उसके प्रबंध को आप कैसे दूर करेंगे, मतलब किस प्रकार से अपने मतभेद को दूर करेंगे, कैसे इसके लिए निर्णय लेंगे, इसके लिए आपका इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो क्या करता है, आपकी सहायता करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको क्या करता है, हेल्प करेगा। फिर बाल विकास के अनुकरण में यानी इमिटेशन की क्या भूमिका होती है? ठीक है, तो क्या अनुकरण का कोई महत्व नहीं होता, या अनुकरण से बालक सामाजिक व्यवहार और कौशल दृष्टिकोण सीखता है? अनुकरण केवल नकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देता है, अनुकरण केवल शैशव अवस्था में होता है। तो हम कहेंगे कि बाल विकास में अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज को जो है बार बार दोहराना, तो अनुकरण से बालक का क्या होता है, सामाजिक व्यवहार और कौशल दोनों जो है इसमें शामिल हैं, और ये उस दृष्टिकोण से क्या करते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट बुंडेरा के द्वारा ये दी गई थी, ठीक है, और इसके अनुसार सीखने का क्या तरीका है? ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं, या अवलोकन अनुकरण के माध्यम से आप सीख सकते हैं, केवल शाब्दिक और निर्देश से आप सीख सकते हैं, या फिर केवल सजा और पुरस्कार से आप सीख सकते हैं। ठीक है, कि केवल क्या मिले आपको, दंड मिले, या फिर आपको क्या मिले, पुरस्कार मिले, या उसकी सहायता से आप सीख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि केवल व्यक्ति किससे सीखता है, वो मूल्यांकन से सीखता है और ऑब्जर्वेशन और अनुकरण के द्वारा जो है सीखता है। ठीक है, कि वो आप चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं, देखने से आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के आधार पर किसी चीज का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। मतलब पहले आप चीज को देख रहे हैं, देखने के बाद आपने उसको दोहराने की कोशिश की, और उससे आपने जो है सीखा। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है इस पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। लॉविंटन के अनुसार विकास की अवस्थाओं की क्या विशेषता होती है?
तो लोविटन के अनुसार हर अवस्था में केवल शारीरिक विकास होता है। हर समाज में जीवन के विभिन्न पहलुओं के समायोजन की समस्या होती है, या फिर अवस्थाएं केवल मानसिक विकास से जुड़ी होती हैं, या अवस्थाएं केवल वयस्कों में होती हैं। तो हम कहेंगे हर अवस्था मतलब हर एक स्टेज में जीवन के विभिन्न पहलुओं के समायोजन की जो है समस्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। शैले ने बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कैसे किया है? तो शैले के अनुसार जो शिशु अवस्था होती है वो 0 से 5 वर्ष होती है, बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष होती है, किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष की होती है, या फिर शैशव अवस्था 1 से 3 वर्ष होती है, बाल्यकाल 4 से 12 वर्ष का होता है, किशोर अवस्था 13 से 18 की होती है, या फिर शैले ये कहते हैं कि किशोर अवस्थाएं के अवस्थाएं केवल दो होती हैं, बाल्यकाल और किशोर अवस्था। ऑप्शन नंबर डी ये कहता है कि गर्भकाल, शैशव और बाल्यकाल, प्रौढ़ अवस्था, 4 प्रकार की अवस्थाएं विकास की होती हैं शैले के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें शैले कहते हैं कि हमारे पास बाल विकास की कितनी 3 अवस्थाएं होती हैं, शिशु अवस्था, बाल्यकाल और किशोर अवस्था, जो 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 13 से लेकर 18 वर्ष की होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें हम रेसो के अनुसार आरंभिक चाइल्डहुड की बात करते हैं। आरंभिक बाल्यकाल की आयु सीमा कितनी होती है, कि चाइल्डहुड पीरियड की जो शुरुआत है वो कौन सी आयु में हो जाती है? 0 से 3 वर्ष में, 4 से 6 वर्ष में, 7 से 12 वर्ष में, 13 से 18 वर्ष में। तो हम कहेंगे रासो ये मानते हैं कि आरंभिक बाल्यकाल कितने साल में? 4 वर्ष में शुरू हो जाता है, और ये 4 से लेकर 6 वर्ष का होता है। कोलसैनिक के विकास के वर्गीकरण की विशेषता क्या है? तो कोलसैनिक के विकास के वर्गीकरण की विशेषता केवल शैशव और बाल्यकाल पर जोर देते हैं, मतलब वो केवल शिशु अवस्था और बाल्यकाल की अवस्था को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। दूसरा ये है कि गर्भधान से पूर्व या जन्म काल से पूर्व को भी शामिल किया है, या फिर केवल किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था पर जोर दिया है, या केवल विकास की 2 अवस्थाओं के बारे में इसको बांटा है। तो गर्भधान से जन्म तक पूर्व जन्म काल को भी हम क्या करते हैं इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी कि जब किसी व्यक्ति में क्या होता है कि कंसीव होता है, ठीक है, कि जब और उसके जन्म के पहले से लेकर हम क्या करते हैं विकास के वर्गीकरण को हम साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, कि मतलब विकास का जो वर्गीकरण है उसको हम इसमें साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करेंगे। रेसो के अनुसार आरंभिक बाल्यकाल और चाइल्डहुड की आयु सीमा क्या है? 0 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, या 13 से 18 वर्ष। तो हमने अभी अभी पढ़ा था रोसो के अनुसार जो हमारी अवस्था है बाल्यकाल की वो 4 से लेकर 6 वर्ष की होती है। कोलसैनिक के विकास के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोलसैनिक के विकास के वर्गीकरण की क्या विशेषता है? केवल शैशव और बाल्यकाल पर जोर देते हैं, या गर्भधान से लेकर जन्म के पूर्व तक के काल को शामिल करते हैं, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था पर जोर दिया है, या केवल 2 अवस्थाओं में इन्होंने क्या किया है स्टेज को बांटा है? तो हम कहेंगे कि गर्भधान से लेकर पूर्व जन्म तक की शिक्षा को गर्भधान से जन्म तक पूर्व जन्म काल को भी ये क्या करते हैं अपनी विकास की अवस्थाओं में शामिल करते हैं, यानी इनके अनुसार विकास जो है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रजाति यानी रेस का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जिस जाति से आप, जैसे आप मनुष्य हैं तो आप मनुष्य प्रजाति से बिलोंग करते हैं, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रजाति और तत्व और शारीरिक विकास की गति को प्रभावित करते हैं, केवल मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, या केवल सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं?
तो हम कहेंगे कि प्रजातीय तत्व शारीरिक विकास की गति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, डेनिस के अनुसार, डेनिस ने संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किस संदर्भ में किया है? अमेरिकी और यूरोपीय बच्चों पर, रेड इंडियन बच्चों और सामान्य अमेरिकी बच्चों पर, केवल भारतीय बच्चों पर, या केवल अफ्रीकी बच्चों पर? तो हमने देखा था कि डैनियल ने जब अपना अध्ययन किया प्रजाति के आधार पर, तो उन्होंने रेड इंडियन बच्चों और सामान्य अमेरिकी बच्चों पर क्या किया था, अपने इस अध्ययन को किया था। क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें गर्भकाल में माता के धूम्रपान या औषधि का सेवन, क्या प्रभाव इसका हो सकता है? केवल माता का पर प्रभाव पड़ता है, गर्भ में स्थित बालक के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक पर नहीं। तो हम कहेंगे कि इससे क्या होता है, माता अगर गर्भ काल में है और वो कोई धूम्रपान या औषधि का सेवन करती है, तो इससे बच्चे के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि अगर आप किसी प्रकार के अल्कोहल का या स्मोक का यूज कर रहे हैं, या किसी प्रकार का ड्रग आप ले रहे हैं, तो वो आपको तो प्रभावित करता ही है, साथ साथ में आपके बच्चे को के विकास पर भी एक बुरा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 69, डेनिस के अध्ययन के अनुसार संस्कृति के प्रभाव से रेड इंडियन और अमेरिकी में, सामान्य अमेरिकी बच्चों में क्या समानताएं और अंतर पाया जाता है? दोनों का शारीरिक विकास बिल्कुल समान था, सामाजिक और गत्यात्मक अनुक्रियाएं समान होती हैं, मानसिक विकास में बहुत अंतर था, कोई समानता नहीं पाई गई। तो हमने पढ़ा था कि जब उन्होंने रेड इंडियन और सामान्य अमेरिकी बच्चों का अध्ययन किया उनके विकास का, तो उनकी सामाजिक और गत्यात्मक, मतलब समाज में रहने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं वो, और जो उनकी गतिविधियां हैं, दोनों की ही एक प्रकार से समान थी, एक जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 68, गर्भकाल में माता के धूम्रपान करने से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? केवल माता पर प्रभाव पड़ता है, या गर्भ काल में स्थिति के बच्चे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा और मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे कि यदि आप धूम्रपान कर रहे हैं तो इसका बच्चे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डेनिस के अनुसार रेड इंडियन बच्चों के विकास के बारे में हमने अभी अध्ययन किया था। ठीक है, रिपीट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। लॉवेंटिन के अनुसार विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है? केवल शारीरिक चुनौती, समायोजन या एडजस्टमेंट की समस्या, केवल मानसिक चुनौती, या सामाजिक चुनौती? तो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है कि जब आप विकसित हो रहे हैं तो आपको समायोजन करने की समस्या होती है, कि हर स्थिति में आपको क्या करना है, चीजों के साथ खुद को एडजस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 71, बालक के सिर में चोट लगने से क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं? केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, केवल मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल भावनात्मक विकास पर प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे कि अगर आपके सिर पर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो ये आपकी मानसिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। मानसिक रूप से बच्चा कमजोर भी हो सकता है। ठीक है, किसी प्रकार की अन्य पीड़ा से भी प्रभावित हो सकता है। तो मानसिक विकास पर क्या पड़ता है, इसका एक बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, कॉलसैनिक के वर्गीकरण में पूर्व जन्म काल यानी प्री नेटल पीरियड को शामिल करने का क्या महत्व है? कि उन्होंने अपनी जो वर्गीकरण दिया विकास का, उस वर्गीकरण में उन्होंने प्री नेटल पीरियड को भी शामिल किया, कि जन्म से पूर्व की स्थिति जो है वो भी विकास की अध्ययन में शामिल की। इसका कोई महत्व नहीं है, इससे गर्भकाल के विकास के महत्व को समझने में मदद मिलती है, या फिर इससे केवल शारीरिक विकास को समझा जा सकता है, इससे केवल मानसिक विकास को समझा जा सकता है? तो हम कहेंगे कि जब हम कॉलसैनिक के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इससे हमें गर्भकाल के विकास के महत्व को समझने में सहायता मिलती है, कि गर्भ के दौरान जो भी विकास हो रहे हैं बच्चे में, उनको आप क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और उससे हम बच्चे की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, उसके विकास को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सैले, रॉसो और काल्निक के वर्गीकरण के एक
सामान्य बात क्या है? सभी केवल शैशव पर जोर देते हैं। सभी विकास की कई अवस्था सबने विकास को कई अवस्थाओं में बांटा है। सभी ने केवल किशोर अवस्था पर जोर दिया है या सभी ने प्रौढ़ अवस्था को शामिल नहीं किया है। तो जब हम विकास के अलग अलग चरणों के बारे में पढ़ रहे थे, जो सेले के द्वारा दिए गए, रोस के द्वारा दिए, कार्लसनिक के, तो इनमें एक सामान्य बात आपने क्या देखी कि सभी ने विकास को क्या है, अलग अलग अवस्थाओं में बांटा। किसी ने 2 अवस्थाओं में बांटा, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 6 अवस्थाओं में बांट दिया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, विकास के अध्ययन को सरल बनाने के लिए जो है विकास को अलग अलग स्टेजेस में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। फिर कॉलसैनिक के अनुसार नवशैशव यानी नियोनेटल पीरियड की अवधि कितनी होती है? नवशैशव की अवस्था कितनी दिन की होती है? जन्म से लेकर 1 सप्ताह तक, जन्म से लेकर 3 सप्ताह तक, जन्म से लेकर 3 महीने तक, जन्म से लेकर 6 महीने तक। तो हमने देखा था इन्होंने शैशव अवस्था को, शिशु काल को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था। और सबसे पहली जो अवस्था इन्होंने बताई थी नियोनेटल, ठीक है, नवशैशव अवस्था, जो जन्म से लेकर 3 से लेकर 4 सप्ताह तक होती है, कि जब बच्चे का जन्म हो चुका है तो उसके जन्म से लेकर 3 या 4 महीने की जो उसकी एज हो गई, वो नवशैशव अवस्था, ठीक है। उसी को हम 1 महीने में 4 वीक होते हैं, तो आप कह सकते हैं उतने ही दिन की अवस्था इन्होंने इसे मानी है। फिर काल सैनिक के वर्गीकरण में पूर्व बाल्यकाल यानी अर्ली चाइल्डहुड की क्या आयु सीमा है? 1 से लेकर 3 वर्ष, 2.5 से लेकर 5 वर्ष, 6 से लेकर 10 वर्ष या 11 से लेकर 13 वर्ष। तो कॉलसैनिक के वर्गीकरण में पूर्व बाल्यकाल की अवस्था कितनी है? 2.5 से लेकर 5 वर्ष की। इन्होंने कहा कि हमारा जो बाल्यकाल है, वो बाल्यकाल कितने दिनों का होगा? वो बाल्यकाल जो है 2.5 वर्ष से शुरू होकर 5 वर्षों का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, दूसरे वर्गीकरण में गर्भधान काल को कितने उपचरणों में बांटा गया है? ठीक है, ये पेज नंबर 66 का क्वेश्चन है। तो 2 चरणों में, 3 में, 4 में या 5 में? तो हम कहेंगे दूसरे वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा गर्भधान काल है, इसको 3 चरणों में जो है वो डिवाइड किया गया है, 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग स्तर पर हम क्या करते हैं, बच्चे के जो है विकास को हम पढ़ सकते हैं। जैसे भ्रूणिक अवस्था, जिसमें वो भ्रूण की अवस्था में होता है, भ्रूणिक अवस्था जिसमें 3 से 10 सप्ताह की बात होती है, और भ्रूण से लेकर 11वें सप्ताह तक की जो उसके विकास की गति है, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। ठीक है, दूसरे वर्गीकरण में बाल्यकाल अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है, मतलब चाइल्डहुड पीरियड को कितने जो है स्टेजेस में डिवाइड किया गया है? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो हम कहेंगे कि दूसरे वर्गीकरण में बाल्यकाल को यानी चाइल्डहुड पीरियड को 3 स्टेजेस में बांटा गया है: शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यकाल अवस्था और उत्तर बाल्यकाल अवस्था। कॉलसैनिक के वर्गीकरण और दूसरे वर्गीकरण में किशोर अवस्था की आयु में कितना अंतर आपको देखने को मिलता है? कॉलसैनिक ने किशोर अवस्था की आयु 13 से 21 वर्ष बताई है, जबकि दूसरी विभाजन में 13 से 19 वर्ष। कॉलसैनिक ने 10 से लेकर 15 वर्ष की किशोर अवस्था बताई है, और दूसरे में 13 से लेकर 19 वर्ष तक। दोनों की अवस्थाएं बिल्कुल समान है, या कॉलसैनिक ने किशोर अवस्था को 15 वर्ष और दूसरे वर्गीकरण में हमने इस अवस्था को कितना रखा है? 13 से लेकर 19 वर्ष। तो हम कहेंगे कॉलसैनिक की जो किशोर अवस्था की एज है वो कितनी है? वो 13 से लेकर 21 वर्ष है, और दूसरी जो हमारा वर्गीकरण है उसमें 13 से लेकर 19 वर्ष की एज हमने पढ़ी थी। फिर गर्भधान काल में भ्रूणिक यानी एम्ब्रोनिक चरण की अवधि जो है वो दूसरे वर्गीकरण के अनुसार कितनी होती है? ठीक है, तो 2 वर्गीकरण हमने 2 बातें पढ़ी थी, ठीक है, कि एक में एक साइकोलॉजिस्ट के आधार पर जो कॉलसैनिक है उन्होंने अलग हमें जो है स्टेज बताई थी, और दूसरा वर्गीकरण करा था हमने जिसमें हमने अलग से देखा था। तो 0 से लेकर 2 सप्ताह, 3 से लेकर 10 सप्ताह तक, ए और बी दोनों से सही हैं, और 11 सप्ताह से लेकर जन्म तक। तो गर्भधान काल की
जो अवधि है वो कितनी होती है? ए और बी दोनों ही ठीक हैं। 0 से लेकर 2 सप्ताह तक या फिर 3 से लेकर 10 सप्ताह तक, दोनों ही उत्तर जो है आपके बिल्कुल ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, जन्म पूर्व काल प्री नेटल पीरियड की अवधि कितनी होती है? गर्भधान से 6 महीने तक, गर्भधान से जन्म तक, जन्म से लेकर 1 साल तक, ठीक है, और गर्भधान से लेकर 1 साल तक। तो हम कहेंगे प्री नेटल पीरियड किसकी अवधि यानी टाइम सीमा कितनी होती है? गर्भधान से लेकर जन्म तक की, जब कोई बच्चा अपनी माता के गर्भ में है तब से लेकर जब तक उसका जन्म नहीं होता, उसे हम प्री नेटल पीरियड के रूप में जानते हैं। फिर शैशव यानी इन्फेंसी की आयु सीमा कैसी होती है? जन्म से लेकर 1 वर्ष तक, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, जन्म से 5 तक, जन्म से 6 तक। तो हमने पढ़ा था कि शिशु अवस्था जन्म से लेकर 5 वर्षों तक होती है। ठीक है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड स्थिति में किस प्रकार के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है? केवल शारीरिक विकास पर, केवल मानसिक विकास पर, शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदात्मक विकास पर, या केवल सामाजिक विकास पर? तो चाइल्डहुड की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि चाइल्डहुड में किस प्रकार के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और उसके संवेदनात्मक विकास पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, किशोर अवस्था यानी एडोलसेंस की जो आयु सीमा है वो क्या है? इससे किस अन्य शब्दों में माना जा सकता है? ठीक है, मतलब किशोर अवस्था को किसी दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं? तो 11 से 15 वर्ष प्री टीन एज हम इसे कह सकते हैं। 13 से 19 वर्ष टीन एज हम इसे कहते हैं। 15 से 20 वर्ष यंग एडल्ट हम इसे कह सकते हैं, या 18 से 25 वर्ष एडल्टहुड हम इसे कहते हैं। तो किशोर अवस्था को जो सही शब्द परिभाषित करता है वो है हमारी टीन एज, जो लेकर 13 से लेकर कितने वर्ष की होती है? 19 वर्ष तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 84, शैशव अवस्था में या शैशव में बच्चे की जो निर्भरता है किस पर सबसे अधिक है? मतलब जब बच्चा एक शिशु के रूप में है तो उसका वो किस पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है? अपने शिक्षक पर, साथियों पर, परिवार के सदस्य पर, या स्वयं पर? तो देखिए वो अपने पालन पोषण के लिए सबसे ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है, उनके ऊपर क्या होता है? डिपेंड, पूर्ण रूप से आश्रित होता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, इन 4 अवस्थाओं में जन्म से पूर्व, शैशव, बाल और किशोर अवस्था, ये 4 अवस्थाएं हमें दी हैं। इनमें से कौन सी अवस्था सबसे कम समय की होती है? जन्म से पूर्व काल की, शैशव, बाल्यकाल, या किशोर अवस्था? तो हम कहेंगे कि सबसे कम अवधि की जो अवस्था होती है वो कौन सी है? जन्म से पूर्व, जब आप केवल 9 महीने की अवधि में जो है वो क्या कर लेते हैं? अपने गर्भकाल को पूरा कर लेते हैं। तो ये जो अवस्था है ये सबसे कम आयु की आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि जो गर्भकाल है वो केवल 9 महीने का होता है, जबकि अन्य अवस्थाएं सालों की होती हैं। शिशु अवस्था 2 वर्ष कम से कम, ठीक है, और बाल्यकाल कम से कम 12 वर्ष चलता है। ठीक है। किशोर अवस्था भी कम से कम 5-6 साल तो चलती है, 13 से लेकर 19 वर्ष, 20 वर्ष आप मान के चले तो, जबकि जो गर्भकाल है वो केवल 9 महीने का होता है, 1 वर्ष से भी कम अवधि। क्वेश्चन नंबर 86, शैशव, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे में विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? औपचारिक कारक, परिवार का वातावरण और देखभाल, टीवी और वीडियो देखना, या खेल के मैदान में खेलना? तो 0 से लेकर 5 वर्ष जब हम कर रहे हैं बच्चे की विकास की बात, तो आप ये देखते हैं कि परिवार का वातावरण उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव उसका उस पर देखने को मिलता है। तो बाल्यकाल में 6 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? इसका कोई महत्व नहीं है। यह केवल शारीरिक विकास में मदद करती है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यह केवल किताबी ज्ञान देने के लिए है। तो हम कहेंगे 6 से लेकर 12 वर्ष में शिक्षा का महत्व क्या है कि यह आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में क्या करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संदर्भ में किशोर अवस्था में बच्चों को से अक्सर क्या उपेक्षाएं की जाती है, मतलब क्या उनसे जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं किशोर अवस्था में? केवल खेल कूद में भाग लेना, ठीक है, केवल मनोरंजन करना, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन, परिवार की जिम्मेदारी में सहयोग, या केवल दोस्तों के साथ समय बिताना। तो आप देखते हैं कि माता पिता क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बच्चा किशोर अवस्था में है तो वो पढ़ाई में भी अच्छा हो और अपने घर के कामों में भी जो है वो पूरी तरह से क्या करे, सहायता करे, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, सभी लोग उतने ज्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं और ये चीज उनके लिए क्या बनती है, एक परेशानी का कारण भी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, गर्भकाल यानी जन्म से पूर्व में माता के स्वास्थ्य का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माता के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव बच्चे के शरीर पर और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है या केवल जन्म के बाद विकास पर के प्रभाव पर पड़ता है? तो माता के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। ठीक है, कि जैसी डाइट, जैसा पोषण आप लेंगे उसका प्रभाव आपको बच्चे पर देखने को मिलेगा, जैसा आप अपना मानसिक संतुलन रखेंगे वो भी आपको बच्चे के विकास पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय परिवारों में शिशु अवस्था में बच्चों की देखभाल अक्सर किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, कि जब आप इन्फेंसी पीरियड में है तो सबसे ज्यादा ध्यान आपका किसके द्वारा रखा जाता है? केवल माता पिता के द्वारा, केवल पिता के द्वारा, या माता पिता परिवार सदस्य दोनों के द्वारा, या अन्य सदस्यों के द्वारा, केवल देखभाल करने वाले बेबी सिटर के द्वारा? तो आपने देखा है कि सबसे ज्यादा ध्यान जो है आपका परिवार में आपके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य दोनों के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, और वो आपके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के निर्धारण में सामाजिक अनुक्रियाएं, सोशल एडजस्टमेंट का क्या अर्थ है? व्यक्ति पूरी तरह से वंशानुगत होता है। व्यक्ति समाज दूसरों के प्रभाव से अक्सर से आकार पाता है। व्यक्तित्व केवल शारीरिक गुणों पर आधारित होता है। व्यक्तित्व पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद पर आधारित होता है। तो व्यक्तित्व समाज और दूसरों के प्रभाव से आकार जो है वो पाता है, कि मतलब आपके व्यक्तित्व पर आपके समाज का और दूसरों का, दोनों का प्रभाव जो है आपको देखने को मिलता है। फिर सहचार्यवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? हमने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था। तो उनके आधार पर व्यक्तित्व आप किस तरह देखते हैं? केवल जन्मजात गुणों का विकास करना या उनका योग, केवल शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का योग, मतलब जो भी गतिविधियां आप करते हैं, जो भी मानसिक रूप से आप विचार करते हैं और जो सहचार्य के नियमों का आप पालन करते हैं, उसके आधार पर जो चीजें विकसित होती हैं उसका योग, केवल सामाजिक प्रभावों का परिणाम, या एक स्थिर और अपरिवर्तनीय गुण, मतलब जो कभी बदला ना जा सके। तो व्यक्तित्व तो हमेशा बदलता रहता है। तो हम कहेंगे कि विभिन्न शारीरिक और मानसिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसके आधार पर, ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारे लिए नियमों का आधार बनाती हैं। ठीक है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व तो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, और इसके बदलने से आपके शरीर की और मानसिक जो गतिविधियां हैं उनमें भी आपको परिवर्तन देखने को लगातार मिलता रहेगा। फिर संपूर्ण मत, ठीक है, ऑर्गेनिज्मिक व्यू के अनुसार व्यक्ति को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? मतलब पूर्ण रूप से व्यक्ति की परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं? केवल अलग अलग आदतों का संग्रह करके, मतलब किसी व्यक्ति की अलग अलग हैबिट्स आपने नोट कर ली, उस आधार पर उसके व्यक्तित्व को आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा, व्यक्ति की समग्र विचारधारा और संगठन को आधार मानकर केवल शारीरिक विशेषताओं का योग हो सकता है या केवल बुद्धिमत्ता का हम क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं? तो हम कहेंगे कि संपूर्ण व्यक्तित्व को हम समग्र विचारधारा की, व्यक्ति पूरी तरह से क्या सोचता है
उसको हम क्या करते हैं, साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या कार्य वो कर रहा है, उसका पूर्ण रूप से संगठन जो है वो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 95, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से में व्यक्तित्व को किस रूप में देखा जाता है? एक व्यक्तिगत गुण के रूप में, सामाजिक प्रभावकारिता के रूप में यानी सोशल इफेक्टिवनेस के रूप में, केवल वंशानुगत गुणों के रूप में, एक स्थिर गुण में। तो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व को एक प्रभावकारिता के रूप में देखा जाता है। सामाजिक प्रभावकारिता मतलब समाज का प्रभाव आपको आपके व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। फिर व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक यानी सोशल इन्फ्लुएंस का क्या प्रभाव या क्या भूमिका आपको देखने को मिलती है? कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है लोगों को दिखाना। तो सामाजिक प्रभाव व्यक्तित्व को आकार देता है। सामाजिक प्रभाव केवल नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव केवल शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रभाव डालता है। तो हम कहेंगे कि सामाजिक प्रभाव क्या करता है, यह सामाजिक प्रभाव व्यक्तित्व को आकार देता है, एक शेप देता है आपके व्यक्तित्व को। फिर भारतीय संदर्भ में व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार का विशेष प्रभाव माना जाता है? केवल परिवार का प्रभाव व्यक्तित्व को विकास को दर्शाता है। केवल स्कूली शिक्षा का प्रभाव व्यक्तित्व को दर्शाता है। परिवार, संस्कृति, धर्म और सामाजिक मूल्यों का सम्मिलित प्रभाव व्यक्तित्व दर्शाता है, या केवल आर्थिक स्थिति का प्रभाव? तो हम कहेंगे कि जब व्यक्तित्व की बात हो रही है तो व्यक्तित्व में हर एक चीज का प्रभाव पड़ता है, परिवार का, समाज का, धर्म का, सामाजिक मूल्यों का, और ये इन सभी का योग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 98, तो व्यक्तित्व के निर्धारण में वंशानुगत कारकों यानी हेरिडिटी फैक्टर की क्या भूमिका है? यानी जो कैरेक्टर आपको आपके माता पिता से मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है? व्यक्तित्व पूरी तरह से वंशानुगत कारकों पर निर्धारित किया जाता है। वंशानुगत कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, लेकिन पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है। वंशानुगत कारकों का व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं होता। वंशानुगत कारक केवल शारीरिक गुणों को निर्धारित करते हैं। तो हम कहेंगे कि जब हम वंशानुगत कारकों की बात करते हैं यानी हेरिडिटी फैक्टर, तो ये किसी भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते तो हैं, लेकिन आपके पर्यावरण का भी इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। मतलब आपको आपके माता पिता से जो भी गुण प्राप्त हुए हैं वो तो आपको आपके व्यक्तित्व पर एक अलग प्रभाव डालेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण का प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर क्या डालता है, अपना प्रभाव डालता है। फिर है सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसके अनुसार व्यक्तित्व के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो, केवल ईगो और सुपर ईगो व्यक्तित्व के 5 मुख्य ट्रेट्स हैं। ठीक है, और आत्म वास्तविकरण या आत्मसम्मान। तो हम कहेंगे सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि व्यक्तित्व का निर्माण 3 चीजों के आधार पर होता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 पे आएंगे। कॉल रॉजर्स के आत्म वास्तविकरण सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार व्यक्तित्व का विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? दूसरों को खुश करना, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना और आत्म वास्तविकरण करना या प्राप्त करना, समाज में अपना स्थान बनाना, या धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त करना। ठीक है, तो इनके अनुसार व्यक्तित्व क्या है? अपनी पूरी क्षमता तक किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे संपूर्ण गुणों को विकसित करना आप कह सकते हैं, और अपने बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त करने को हम आत्म वास्तविकरण कहते हैं, कि अपने बारे में ज्ञान हो। फिर बिग 5 व्यक्तित्व लक्षण ट्रेट्स में कौन से 5 गुण, मतलब ऐसे कौन से 5 गुण हैं जो व्यक्तित्व के गुणों में शामिल हैं? बहिर्मुखता, मुखता, सह मति प्रियता, कर्तव्य निष्ठता, भावनात्मक स्थिरता, अनुभव के प्रति खुलापन, बुद्धिमत्ता, साहस, धैर्य, विनम्रता, नेतृत्व, आक्रामक
आक्रामकता, संवेदनशीलता, रचनात्मकता, आज्ञाकारिता, महत्वाकांक्षा, आशावाद, परोपकार, आत्मविश्वास, सहिष्णुता या अनुशासन। तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो 5 गुण होते हैं व्यक्तित्व के, बहिर्मुखरता, सहमति, प्रियता, कर्तव्य निष्ठा, भावनात्मक स्थिरता और अनुभव के प्रति खुलापन, जो है ये आपके व्यक्तित्व के 5 गुणों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संस्कृति में आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल को व्यक्तित्व का कौन सा पहलू माना जाता है? नकारात्मक, महत्वपूर्ण और सकारात्मक, महत्वहीन या केवल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण? तो हम कहेंगे कि जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति में, तो आत्मसंयम दर्शाता है महत्वपूर्ण चीज को, और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पहलू है। फिर भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य की जो परंपरा है व्यक्तित्व विकास के लिए इस पहलू पर किस प्रकार जोर देती है? केवल बौद्धिक विकास पर, केवल चरित्र निर्माण, आत्म संयम, आध्यात्मिक विकास पर, केवल शारीरिक विकास पर, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा पर? तो कहेंगे हम भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो चरित्र निर्माण पर, आत्म संयम पर और आध्यात्मिक विकास को क्या करती है? फोकस करती है। फिर ऑलपर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? केवल जन्मजात गुणों का योग, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन जो वातावरण के साथ संयोजन या समायोजन निर्धारित करती है, या केवल अर्जित आदतों का संग्रह, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा का माप? तो अल्पर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन, मतलब आपके मन और शरीर की जो भी अवस्थाएं हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कैसे अपने वातावरण के साथ क्या बनाते हैं? समायोजन बनाते हैं, उसको हम व्यक्तित्व का नाम देते हैं। फिर वैलेंटीन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? केवल शारीरिक विशेषता का योग, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग, केवल मानसिक क्षमताओं का योग या केवल सामाजिक भूमिकाओं का संग्रह? तो वेल्टीन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? ये हमारी जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, कि जन्म से आपके अंदर जो भी गुण विद्यमान है और आपने जिन चीजों को सीखा है उन दोनों का योग जो है वो आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। फिर मार्गरेट प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व में क्या शामिल है? केवल जन्मजात संस्थाओं का योग, व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्थानों, आवेगी प्रवृत्तियों, झुकावों, मूल प्रवृत्तियों और अनुबंधों के द्वारा अर्जित संस्कार और एवं प्रवृत्तियों का योग, केवल अर्जित आदतें यानी जो चीजें आपने सीखी हैं, केवल सामाजिक दबाव का परिणाम? तो हम कहेंगे कि मार्टिन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति की समस्त जन्मजात प्रवृत्तियां, आवेग, झुकाव, मूल प्रवृत्तियां, अनुबंधों और संस्कारों के योग को हम व्यक्तित्व के धारणा में रखते हैं। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अस्थायी समायोजन, व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अर्जित और स्थायी समायोजन, केवल वंशानुगत गुणों का परिणाम, केवल बचपन के अनुभवों का योग। तो बोरिंग ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अर्जित जो कुछ भी उसने सीखा है उसके साथ उसका जो स्थायी समायोजन है वो व्यक्तित्व कहलाता है। फिर मन के अनुसार हमने पढ़ा था व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व केवल बौद्धिक क्षमताओं को मापता है, एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीके, रुचि, रुझान, क्षमता, तरीके, विशिष्ट संगठन प्रदान करती हैं, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा का मापन करता है व्यक्तित्व, केवल भावनात्मक स्थिरता आपको देता है। तो हम कहेंगे कि मन के अनुसार व्यक्तित्व क्या करता है? एक गठन, व्यवहार मतलब शारीरिक स्तर पर भी, व्यवहार के आधार पर भी, आपकी रुचि के आधार पर हर एक चीज को जो है ये दर्शाता है, और इसी को हम व्यक्तित्व की परिभाषा में शामिल करते हैं। फिर अगली जो व्यक्तित्व के आधार पर बीजेंस की परिभाषा के आधार पर व्यक्तित्व हम किसे कहते हैं? केवल मनुष्य के केवल आदतों का संग्रह, मनुष्य की आदतों और दृष्टिकोणों, लक्षणों का संगठन,
जो प्राणी शास्त्रीय सामाजिक एवं संस्कृति के कारकों के संयुक्त कार्य से उत्पन्न होता है। केवल वंशों के गुणों का परिणाम होता है। केवल शैक्षिक उपलब्धियों का मापन होता है। तो व्यक्ति यानी मनुष्य के आदतों, दृष्टिकोणों और लक्षणों का क्या होता है? संगठन होता है। प्राणी शास्त्र सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त कार्यों से यह उत्पन्न होता है। इसे हम व्यक्तित्व का नाम देते हैं। सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के मुख्य घटक कौन से हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो, केवल सुपर ईगो और ईगो, आत्म वास्तविकरण या आत्मसम्मान, या बिग फाइव ट्रेट। तो इड, ईगो और सुपर ईगो व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार इड की क्या विशेषता है? यह तर्क वास्तविकता के आधार पर काम करता है। यह नैतिक मानकों के आधार पर निर्णय लेता है। यह मूल प्रवृत्तियों का स्रोत है और सुख सिद्धांत पर काम करता है। यह सामाजिक नियमों का पालन करता है। तो हमने पढ़ा था कि जो इड है वो हमें सुख सिद्धांत के बारे में बताता है, यानी कि मूल प्रवृत्तियों का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 112, फ्राइड के अनुसार ईगो की क्या भूमिका है? ठीक है, ईगो क्या होता है? यह केवल सुख की तलाश करता है, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है और इड की इच्छाओं को संतुलित करता है, नैतिक निर्णय लेता है और ये व्यक्ति को का सबसे आक्रामक हिस्सा होता है। तो ये वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, और आपको एक संतुलन प्रदान करता है और इड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 113, फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो क्या है? व्यक्तित्व का आदिम हिस्सा, ठीक है, नैतिक और सामाजिक मानकों का प्रतिनिधित्व, तर्क संगत निर्णय लेने का हिस्सा, भावनाओं को नियंत्रित करने का हिस्सा। तो हम कहेंगे कि जो सुपर ईगो है वो नैतिक और सामाजिक मानकों का क्या है? प्रतिनिधित्व करता है। समाज के आधार पर आपको ये बताता है कि आपको किन आदर्शों का, मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो सुपर ईगो उसे दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय संदर्भ में व्यक्तित्व विकास में आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल का क्या महत्व है? इसका कोई महत्व नहीं है। यह नकारात्मक गुण माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सकारात्मक गुण माना जाता है। यह केवल बच्चों के लिए है। तो हम कहेंगे कि जब हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये एक तरह का पॉजिटिव क्वालिटी जो है मानी जाती है, सकारात्मक गुण आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को कैसे समझा जा सकता है? केवल इड, ईगो और सुपर ईगो के संदर्भ में, विभिन्न स्थिर स्थायी समायोजन के आधार पर, केवल सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में, केवल बचपन के अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि किस आधार पर? विभिन्न स्थिर और स्थायी गुणों के संयोजन के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, शेल्डन की रचना का सिद्धांत, मॉर्फोलॉजिकल थ्योरी जो उन्होंने दी थी, उसके अनुसार व्यक्तित्व कितने प्राथमिक आधार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो हमने पढ़ा था कि इनके आधार पर व्यक्तित्व के 3 जो है आकार होते हैं। कि व्यक्तित्व के आधार पर, रचना के आधार पर हमने कहा था कि गोलाकृति, मतलब जो व्यक्ति गोलाकृति के होते हैं, आयतकृति के होते हैं या लंबे होते हैं, उसके आधार पर उनका व्यक्तित्व अलग अलग तरह का होता है। फिर शेल्डन के अनुसार गोलाकृति प्रकार के व्यक्तित्व की क्या विशेषता होती है? लंबा और पतला शरीर, गोल मटोल शरीर, सामाजिक मिलनसार स्वभाव, सामाजिक और मांसल शरीर, कमजोर और दुबला शरीर। तो शेल्डन के अनुसार जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, तो गोलाकृति में उन्होंने कहा था कि जो गोल मटोल शरीर और सामाजिक मिलनसार व्यक्ति जो है वो कैसे होते हैं? गोलाकृति व्यक्तित्व के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 120, शेल्डन के अनुसार आयतकृति प्रकार के व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? मजबूत,
मसल शरीर यानी मांसपेशियां होंगी, सक्रिय एक्टिव होगा और साहसी होगा, साहसी स्वभाव होगा। दुबला पतला शरीर और शांत स्वभाव, गोल मटोल शरीर और आरामदायक स्वभाव, लंबा और कमजोर शरीर। तो आयतकृति में मजबूत बहुत सारी मांसपेशियों से युक्त एक्टिव व्यक्ति होता है और उसका स्वभाव जो होता है साहसी, मतलब हर एक काम को करने में वो निडर होता है। शेल्डन के अनुसार लंबाकृति प्रकृति के व्यक्तित्व की क्या विशेषता होती है? लंबा पतला और कमजोर शरीर, अंतर्मुखी स्वभाव, मजबूत मसल्स शरीर, गोल मटोल शरीर, मिलनसार स्वभाव, औसत कदकाठी या संतुलित स्वभाव। तो हमने पढ़ा था कि एक लंबा पतला है और कमजोर शरीर जो अंतर्मुखी स्वभाव है, मतलब अपने आप में ही वो व्यस्त रहता है, ठीक है, या फिर दूसरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ऐसा व्यक्ति, उसे हम कह सकते हैं कि वो कैसा है, अंतर्मुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 122 122 नंबर। आरबी कैटल के प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत ट्रेट थ्योरी के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? केवल शारीरिक विशेषताओं का योग, केवल विभिन्न प्रकृति का संगठन, केवल सामाजिक भूमिकाओं का संग्रह, केवल बचपन के अनुभवों का परिणाम। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व विभिन्न प्रतिकारकों का क्या है? संगठन, कि आपको अलग अलग स्टेज पर जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनका एक योग जो है वो व्यक्तित्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 123। आल्पर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के निर्माण में कौन से कारण महत्वपूर्ण हैं? केवल वंशक्रम, केवल वातावरण, वंशक्रम, वातावरण और यौगिक भेद, या केवल सामाजिक प्रभाव। तो आल्पर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत के आधार पर हम कहेंगे कि वंशक्रम, वातावरण और जो यौगिक भेद है, व्यक्तिगत भेद आप कह सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? व्यक्तित्व का आधार है। क्वेश्चन नंबर 124। एच मुरे के अनुसार व्यक्तित्व को कैसे वर्णित किया जा सकता है, मतलब कैसे आप व्यक्तित्व को परिभाषित करेंगे? स्थिर और परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय गुणों का रूप, कार्यात्मक और निरंतर वाली संगठित प्रक्रिया का रूप, केवल शारीरिक विशेषताओं का रूप, या केवल बौद्धिक क्षमताओं का रूप। तो हम कहेंगे कि ये किसको दर्शाता है? केवल कार्यात्मक रूप एवं निरंतरता वाली संगठित प्रक्रिया को दर्शाता है। फिर व्यक्तित्व पर शारीरिक प्रभाव का क्या अर्थ है? व्यक्तित्व पूरी तरह शारीरिक संरचना पर निर्धारित होता है, मतलब व्यक्तित्व को हम केवल फिजिकल अपीयरेंस पर दर्शाते हैं। शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य आदि व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। शारीरिक प्रभाव का व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता है। व्यक्तित्व केवल मानसिक कारकों से बनता है। शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य आदि व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है, शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य आदि व्यक्ति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। वंश परंपरा यानी हेरिडिटी व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है? वंश परंपरा का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वंश परंपरा शारीरिक और मानसिक गुणों को प्रभावित करती हो जो व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं। व्यक्तित्व की पूरी तरह से वंश क्रम पर निर्धारित होता है। वंश परंपरा केवल बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करती है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। वंश परंपरा किसी भी मनुष्य की शारीरिक और मानसिक गुणों को विकसित करके उसके व्यक्तित्व के हिस्से को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व पर वातावरण का क्या प्रभाव देखने को मिलता है? वातावरण व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालता। वातावरण व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण है। वातावरण केवल शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करता है। वातावरण पूरी तरह व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। तो वातावरण व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संदर्भ में व्यक्तित्व पर विकास यानी संस्कृति का प्रभाव क्या देखने को मिलता है? सांस्कृतिक प्रभाव का कोई महत्व नहीं है। सांस्कृतिक प्रभाव व्यक्ति को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक प्रभाव केवल धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करता है। संस्कृति प्रभाव केवल सामाजिक रीति रिवाजों तक सीमित है। तो हम कहेंगे कि संस्कृति यानी कि हमारा जो कल्चर
है उसका प्रभाव व्यक्ति के विकास को क्या देता है, आकार प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, आत्म विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट के संदर्भ में व्यक्तित्व के विकास की क्या भूमिका है। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना, मतलब दूसरों जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसको पूरा करना, स्वयं को समझना, अपनी क्षमताओं को पहचानना, आत्म सुधार करना, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना या केवल धन और पद प्राप्त करना। तो हम कहेंगे कि स्वयं को समझना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, आत्म सुधार करने की कोशिश करना जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय परंपरा में सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म संयम कौन सा पहलू है। नकारात्मक, महत्वपूर्ण और सकारात्मक। महत्वहीन, बच्चों के लिए जरूरी। तो अब कहिए ये कैसा है, महत्वपूर्ण भी है और इसके साथ साथ कैसा है, सकारात्मक भी है। ठीक है। तो ये 130 क्वेश्चन हमने जो है आज की क्लास में कंप्लीट किए हैं। ठीक है। और भी क्वेश्चन जो है इसमें बन सकते हैं। ठीक है। वो आप अपने आधार पर चैप्टर को पढ़कर जो है जान सकते हैं।